हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए क्लास 9 आज जो है हम लोग एक चैप्टर जो है ज्योमेट्री का वो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है इंट्रोडक्शन टू लाइंस और एंगल्स। ये चैप्टर जो है लाइंस और एंगल्स, इससे पहले हम लोग जो है यूक्लिड ज्योमेट्री उसके कॉन्सेप्ट का कुछ यूज यहां भी हम लोग देखेंगे। अगर आप चैप्टर जो है यूक्लिड ज्योमेट्री को नहीं किए हैं तो उसको आप पहले कर लीजिए, क्योंकि वो बेसिक है आपका, है ना। ज्योमेट्री के फील्ड में आपको बेसिक पार्ट कर लेने हैं, फिर हम लोग जो है एंट्री करेंगे यहां पर लाइंस और एंगल्स में। तो शुरू करते हैं हम लोग लाइंस और एंगल्स, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट आज इस वीडियो में सिर्फ होगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तो शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारा जो है इंट्रोडक्शन टू लाइंस और एंगल्स। जैसा कि आपने जो है यूक्लिड ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो यहां भी हम लोग जो है ब्रीफ उसका जो है शॉर्ट वे में हम लोग देखेंगे कि लाइन पॉइंट्स, अगर हम लोग बात करें पॉइंट्स की, तो पॉइंट हम लोग क्या होता है, ये डायमेंशन लेस होता है, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ना ही तो इसमें पॉइंट में हमारा लेंथ होता है, ना ही ब्रेथ होता है, ना ही हाइट होता है ना। तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। तो अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो कंपोनेंट। कंपोनेंट कहने का मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट से रिलेटेड है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट, है ना। पॉइंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। तो अगर पॉइंट हमारा जो है इसको अगर हम लोग कलर ले लें, जो बेटर कलर आपको दिखाई पड़े, तो बात करेंगे पॉइंट्स का। तो इसका डायमेंशन क्या होता है, जीरो, कोई भी डायमेंशन नहीं होता। ना ही तो इसमें हम लोग पॉइंट में ज्योमेट्रिकल फिगर में अगर हम पॉइंट को अगर हम प्लॉट करें तो उसमें कोई किसी प्रकार का कोई लेंथ नहीं, कोई ब्रेथ नहीं, कोई हाइट नहीं, ठीक है। इस प्रकार का जो आएगा इसका ज्योमेट्रिक फिगर अगर देखा जाए तो डॉट जनरली हम लोग ऐसे ही करते हैं, है ना। और इसको सिंबल से अगर रिप्रेजेंट करें तो वो कैसा पॉइंट होगा, पॉइंट कैसा होगा, इस प्रकार का हम लोग एक डॉट दे करके रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार डॉट दे करके। साथ ही साथ जो है लाइन सेगमेंट की बात करें, है ना, लाइन सेगमेंट की बात करें तो इसमें एक ही डायमेंशन होता है ना। लाइन सेगमेंट अगर हम लोग ड्रॉ करें तो उसमें क्या होता है, एक ही डायमेंशन होता है। दैट मीन्स इट इज द पार्ट ऑफ द लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट। मतलब लाइन में अगर हम देखा जाए, अगर लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करें लाइन सेगमेंट, ठीक है, तो लाइन सेगमेंट में हमारे पास क्या होगा, दो एंड पॉइंट होगा, है ना। क्या होगा, दो एंड पॉइंट होगा, जैसे कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा दो एंड पॉइंट होंगे। तो ये दो एंड पॉइंट होगा, ठीक है, अगर लाइन सेगमेंट है तो। और इसका सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप लाइन के नेमिंग अगर हम लोग ए बी दिए हैं तो ए बी हम लोग लिख लेंगे, और साथ में वहां पर ऊपर में ये जो हम लोग ड्रॉ करते हैं इस टाइप का, ये रिप्रेजेंट करता है कि ए बी का लेंथ क्या है, या ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, लाइन सेगमेंट है। रे की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक छोर पर एंड पॉइंट होता है, दूसरे छोर पर कोई एंड पॉइंट नहीं होता है ना। रे इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द लाइन विच हैज नो वन एंड पॉइंट एंड हैज नो एंड ऑन द अदर साइड। एक साइड में हमारा एंड पॉइंट होता है लेकिन अदर साइड में एंड पॉइंट नहीं होता है। तो जिस और नहीं होता है उसको हम लोग एरो से दिखाते हैं, और ये हमारा एंड पॉइंट है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि अगर हम ए बी लिख दें ऐसे करके, ठीक है, और ये लाइनिंग देकर अगर एक डॉट लगा दें, तो हमें पता है कि एक साइड में क्या होगा, डॉट लग गया, मतलब एक छोर पे हमारा एंड पॉइंट है, दूसरे छोर पर एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। या हम लोग क्या करते हैं, रे में ऑलवेज हम लोग किस प्रकार का देते हैं, यहां पर हम लोग इस तरह एक लाइन ड्रॉ करके ऐसे एरो मार्क बना देते हैं, ठीक है। तीसरा लाइन क्या होता है, लाइन जो है जिसका आप लोग यूक्लिड में इसके बारे में तो डिटेल से पढ़े ही हैं, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है ना। ये इसके दोनों छोर को अगर हम आगे बढ़ाएं तो इनफाइनाइटली तक हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो लाइन हो गया, है ना, इसका भी एक ही डायमेंशन होता है, ठीक है, वन डायमेंशन होता है। साथ ही साथ अगर लाइन को अगर हमें दिखाना हो तो हम लोग दोनों ओर क्या करते हैं, इस तरह करके एरो मार्क्स लगाते हैं। तो ये सब बेसिक जो है कॉन्सेप्ट आप लोग यूक्लिड में भी देखे हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ऊपर क्लासेस में भी इसका जरूरत पड़ेगा कॉन्सेप्ट का,
तो हम लोग देखेंगे कॉलिनियर पॉइंट्स और नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स कहने का मतलब है बच्चे कि जैसे मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी एक लाइन सेगमेंट है ना, या कोई लाइन ही है आपके पास, तो एक लाइन जो फॉर्मेशन होता है उसमें क्या होता है, एक लाइन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। अगर कोई एक लाइन आप ड्रॉ किए हो तो वो उस लाइन में क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होता है, पॉइंट्स होते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो जैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो यहां पर हम ये देखेंगे कि ये जो लाइन ड्रॉ किए हम, है ना, इस लाइन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। इतने पॉइंट्स है कि इसको हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो अगर ये इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है तो ये सारे पॉइंट्स इस लाइन में ही लाई कर रहे हैं, है ना, इस लाइन में ही लाई कर रहे हैं, लाइन के बाहर तो नहीं है। अगर लाइन के बाहर होगा, है ना, जैसे हम लोग पढ़े हैं यूक्लिड में, बार बार उसका आपका जिक्र में आ रहा है कि अगर हम लोग एक पॉइंट अगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक पॉइंट में, तो इस पॉइंट पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या है, लाइन हम पास कर सकते हैं। लेकिन अगर दो हमारे पास पॉइंट है, सपोज मान लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें एक लाइन ड्रॉ करना है इन दोनों पॉइंट से, अगर इन दोनों पॉइंट का हेल्प लेकर के अगर लाइन ड्रॉ करना है तो केवल हम लोग एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, केवल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं आपको कि अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट हो, सपोज मान लेते हैं यहां का एक पॉइंट लिए और यहां का एक पॉइंट लिए, अब ये दोनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन अगर बनाना है तो हम सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब इसी लाइन पर ही ये दोनों पॉइंट आएगा। बात समझ में आ रहा है, इसी लाइन पर ही दोनों पॉइंट आएगा। अगर कोई पॉइंट बाहर हो जाता है, जैसे एक लाइन है, इसके बाहर एक पॉइंट ले रहे हैं, तो ये पॉइंट तो है, बट ये पॉइंट इस पे लाई नहीं कर रहा है, तो यानी इस लाइन का इसका भागीदारी नहीं है, यानी ये आउटसाइडर है। तो हम इसको जो है, इस पॉइंट को इस लाइन में जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है ना, इसमें बहुत सारा पॉइंट्स है, तो इस पॉइंट का ये पॉइंट जो है ये कॉलिनियर पॉइंट नहीं होगा, ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट होगा, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन में लाई नहीं कर रहा। अगर ये रहता ये पॉइंट इसमें, बाकी जितने भी पॉइंट्स है ये सारे पॉइंट्स जो है इस लाइन में लाई कर रहे हैं, यानी ये सारे पॉइंट्स हमारा कॉलिनियर हो जाएगा और ये नॉन कॉलिनियर हो जाएगा, ठीक है। और ये सब जितना भी आपको पॉइंट्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये पॉइंट्स क्या है, इसी लाइन पर है, एक ही लाइन पर सारा पॉइंट्स है, तो ये सब हमारा कॉलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स हो जाएगा। अभी आपको समझ में आ गया, जैसे कि आपको डायग्राम में ये फिगर में दिख रहा है कि ये 3 पॉइंट यहां पर लिया गया है, ये तीनों पॉइंट इसी लाइन में है, ठीक है, कॉलिनियर पॉइंट से। अगर यहां पर 3 पॉइंट है, अब इन 3 पॉइंट्स पे अगर हमको एक ही लाइन ड्रॉ करना हो तो हम कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे मान लेते हैं इसको, अभी यही वाला बात आपको यहां पर समझाए, अगर मान लेते इन दोनों को लेकर के ज्वाइन करेंगे तो केवल एक ही लाइन ड्रॉ होगा, ये छूट जाएगा, ये आउटसाइडर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, सपोज मान लेते हैं ऐसे, अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं, तो ये आउटसाइडर वाला पॉइंट हो जा रहा है। तो अगर जितने भी आप पॉइंट्स दे दीजिए, सारे पॉइंट्स को लेकर के अगर एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर वो लाइन में सारे पॉइंट्स इंक्लूड हो जाते हैं तो सारे पॉइंट्स को हम लोग कॉलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। और अगर कोई छूट जाता है, कोई पॉइंट अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करने के दरमियान, स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करना है आपको, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, अगर कोई पॉइंट छूट जाता है तो वो पॉइंट उस लाइन का नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये पॉइंट जो है इसके लिए क्या हो जाएगा, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। और अगर तीनों पॉइंट की आपस में बात करें तो तीनों पॉइंट आपस में क्या है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है। बात समझ में आया, क्योंकि इन तीनों पॉइंट्स को लेकर के कोई लाइन हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो आपको ये जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कॉलिनियर पॉइंट्स और नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। अब हम लोग जो है बढ़ते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है, एंगल से रिलेटेड। एंगल से रिलेटेड तो आप लोग छोटे क्लासेस में पढ़े ही हैं, 5, 6, 7 में ऐसे पढ़े ही, फिर भी इस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर एंगल जो है हम लोग देखा जाए तो एंगल 3 तरह का हम लोग जो है एंगल देख सकते हैं। यहाँ आपको इसका इमेज भी दिखाई पड़ रहा होगा, एक एंगल ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक ऐसे। जो हमारा 90 से छोटा एंगल रिप्रेजेंट करता है ना, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। मतलब एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 और 90 के बीच का एंगल होता है। ना तो 0 एंगल होता है, 90 होता है, ये उन दोनों के बीच का कोई भी एंगल ले लो, ठीक है। जैसे 89 डिग्री भी अगर हम लोग लेते हैं, 89 डिग्री भी लेते हैं, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, ये एक्यूट एंगल ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक्यूट एंगल की बात करें, ऐसा एंगल जो 0 और 90 के बीच होता है, तो उस एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। और एक्यूट एंगल
का आप देख सकते हैं इमेज कुछ इस प्रकार है ना। ये एंगल हमारा कुछ भी एंगल हो सकता है, लेकिन 0 to 90 के बीच का एंगल है, ये आप लोगों को पता ही होगा। दूसरा राइट एंगल की बात करें तो राइट एंगल कैसा होता है, राइट एंगल एग्जैक्ट जो है 90 डिग्री होता है। तो अभी राइट एंगल ट्रायंगल की बात नहीं हो रहा है, राइट एंगल की बात हो रहा है, यानी एक एंगल हमारा क्या है यहाँ पर 90 एग्जैक्ट 90 डिग्री जब हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये एग्जैक्ट आपको 90 डिग्री होना चाहिए। साथ ही साथ ऑब्ट्यूज एंगल हम लोग किसको बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहने का मतलब है कि ऐसा एंगल है ना जो 90 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, और 180 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 180 का भी वैल्यू आप लोग को जो है हम लोग को बताना है, समझना है कि 180 से छोटा और 90 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर इसको हम आगे की ओर बढ़ाते तो ये जो है स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन कितने का एंगल बनता है 180। तो ये एंगल जो है देखा जाए तो ये वाला पार्ट क्या है, ये एंगल जो बन रहा है वो अगर ये 0 डिग्री मान लेते हैं है ना, और ये 180 मान लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा जो बनता है 90 और 180 से 90 के जैसे ही क्रॉस करेगा है ना। 90 तो यहां पर था ही हमारा, ये एंगल मान लेते हैं 90 है, तो 90 ये अगर 90 डिग्री आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, और ये हो गया 180, तो इसके बीच जो भी एंगल होगा यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, इसको अगर हम इरेज कर दें, इस वाले पार्ट को अगर हम इरेज कर दें तो ये एंगल आपका जो भी वैल्यू आएगा ये सारे के सारे ऑब्ट्यूज एंगल के दायरे में आएगा। ठीक है, ये 90 के ऊपर और 180 से कम है ना, 180 से कम और 90 से ऊपर, यानी ऑब्ट्यूज एंगल हम लोग बोल सकते हैं। ये एक्यूट एंगल अगर देखा जाए तो थोड़ा सा इसको हम लोग इरेज कर लें। एक्यूट एंगल क्या आएगा, ये आएगा 90 से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। राइट एंगल क्या आएगा, राइट एंगल के लिए आपको तो पता ही है, ये एंगल जो भी आएगा ये इक्वल टू 90 डिग्री आना चाहिए, एग्जैक्ट 90 आना चाहिए। और ऑब्ट्यूज की बात करें तो ऑब्ट्यूज का वैल्यू अभी आपको बताएं कि वो 180 से आपको छोटा होना चाहिए और 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। अगर 90 हो जाता है तो राइट एंगल बन जाएगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा ये तीनों है ना, जो है राइट एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे 3 तरह का और है जो कि हम लोग एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा, ये आपको नोट डाउन कर ही लेना है ना, वहां तक तो आपको छोटे क्लास में भी पढ़े हो। अब जो है रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल कहने का मतलब है कि ये एंगल आपको 360, अगर कोई डॉट अगर हम लगाते हैं तो इस पर कितना एंगल बनेगा 360 का ना, अगर इसको हम देखा जाए तो ये एंगल कितने का बनेगा 360 का। तो अगर हम ये इस एंगल की बात करें तो ये तो 0 डिग्री हो गया, और ये 0 डिग्री अगर इसको घूमते हुए हम लोग जा रहे हैं यहां तक के एंगल की बात कर रहे हैं, तो हमको पता है कि ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट तो 180, एक स्ट्रेट लाइन होता तो 180, यानी 180 से ये ज्यादा एंगल है, 180 से ये क्या है ज्यादा एंगल है, 180 से ज्यादा है लेकिन 360 से क्या कम है। तो आप इस चीज को ऐसे ही ध्यान में रखें कि कोई भी एंगल अगर आपके पास है, अगर ये 360 से छोटा हो जाए और कितना 180 से ये बड़ा हो जाए है ना, 180 से ये क्या हो जाए बड़ा हो जाए, तो ऐसे एंगल को हम लोग बोलेंगे, ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे, ये रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्स का मतलब हो गया 360 से छोटा और 180 से बड़ा। अगर ऐसा सिचुएशन अगर आपका एंगल में आता है तो ये हमारे लिए रिफ्लेक्स एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल जो कि अभी जिक्र हम इसका कर चुके हैं, स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होता है, जो जैसे राइट एंगल था एग्जैक्ट 90 डिग्री होना चाहिए था, स्ट्रेट एंगल का मतलब हुआ एग्जैक्ट आपको 180 डिग्री होना चाहिए। तो कोई भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए है ना, कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसमें 180 डिग्री होगा है ना, 180 डिग्री। तो एक लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है ना। तो ये स्ट्रेट एंगल मतलब ये एग्जैक्ट 180 डिग्री का। और कंप्लीट एंगल कहने का मतलब है कि यहां पर इक्वल टू क्या होना चाहिए 360 का। एक कंप्लीट एंगल बनाने के लिए ये देखिए जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे, अगर कोई एक कंप्लीट एंगल है तो इस साइड से भी 180 डिग्री और इस साइड से भी 180, अगर पूरा ऐड करेंगे तो कंप्लीट एंगल हमारा कितना बना 360 का, यानी कंप्लीट एंगल हमारा जो है 360 का होगा। तो आपको ये 3 एंगल समझना है, रिफ्लेक्स एंगल दैट मींस 180 से ग्रेटर और 360 से बिलो। जैसे 210 डिग्री अगर हम बात करें तो ऐसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं है ना।
180 से ऊपर 200 डिग्री ले लीजिए, या 210 ले लीजिए, 215 डिग्री ले लीजिए। तो ये जितने भी एंगल है ना, ये सारे के सारे जो है हमारा क्या है, रिफ्लेक्स एंगल का एग्जांपल है। स्ट्रेट एंगल में तो कोई दूसरा और एंगल होगा नहीं, आपको 180 डिग्री ही चाहिए, और कंप्लीट एंगल के लिए क्या चाहिए, 360 डिग्री। तो इस तरह करके हम लोग जो है एंगल्स के बारे में हम लोग देख लिए, है ना। अभी 5 तरह के एंगल देखे ना, एक हम लोग एक्यूट एंगल देखे, दूसरा राइट एंगल देखे, तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल देखे, चौथा रिफ्लेक्स एंगल देखे, पांचवा स्ट्रेट एंगल, और छठा हम लोग का क्या देखे, कंप्लीट एंगल, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसके बारे में भी आप जो है क्लास 9 में ही आपको देखने को मिलेगा, कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। अगर किन्हीं दो एंगल को आप ऐड करते हो और ऐड करके एग्जैक्ट अगर आपका 90 डिग्री आ जाता है, तो ऐसे एंगल्स को आपस में हम लोग क्या बोलेंगे, ये कंप्लीमेंट्री एंगल है। अगर यानी मतलब दो एंगल कहने का मतलब, आप एक एंगल अगर मान लेते हैं ए है, अगर हम यहां पर समझाएं डायग्राम के थ्रू, अगर आप यहां देख सकते हैं, एक तरफ अगर हम कंप्लीमेंट्री एंगल लिए और दूसरी तरफ अगर हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल लिए, है ना, ये एंगल है, ये भी एंगल है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल हम लोग किसको बोलेंगे और सप्लीमेंट्री एंगल हम लोग किसको बोलेंगे। अगर किन्हीं दो एंगल को ऐड करते हैं, मान लेते हैं एक एंगल ए है, ठीक है, और दूसरा एंगल बी है, अगर इन दोनों को ऐड करके एग्जैक्ट अगर 90 डिग्री आ जाता है, तो वैसे एंगल को हम लोग बोलेंगे ये आपस में दोनों क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब हो गया कि अगर दो एंगल को ऐड करके एग्जैक्ट वैल्यू जो है हम लोग के पास अगर 180 डिग्री आता है, तो ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए, जैसे अगर हम यहां पर ये आपसे पूछ ले कि अगर 50 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, इसका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो इसका कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि एक एंगल मेरा 50 है, तो दूसरा अगर हम x मान ले, है ना, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री। तो 50 का कंप्लीमेंट्री अगर पूछा जाए तो दो एंगल को ऐड करना, एक एंगल तो हमको पता है 50 है, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, दूसरा एंगल हो जाएगा 90 माइनस 50, यानी क्या आ गया, 40 डिग्री। यानी 50 का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या आ गया, 40 डिग्री आ गया, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। उसी प्रकार अगर आपको दे दिए कि 105 जो है, एक एंगल हमारे पास 105 है, तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा एंगल को x कंसिडर कर लीजिए, ठीक है, तो x कंसिडर कर लीजिए। अब यहां पर जो है x डिग्री का वैल्यू क्या आ गया, 180 माइनस 105, तो आप देख सकते हैं 75 डिग्री आ गया। 105 का सप्लीमेंट्री क्या आ गया, 75। यानी दो एंगल को अगर ऐड करके एग्जैक्ट 180 डिग्री मिलता है तो सप्लीमेंट्री एंगल, और दो एंगल को अगर ऐड करके अगर हमारे पास क्या मिलता है, 90 डिग्री, तो वो हमारे लिए हो गया कंप्लीमेंट्री एंगल। तो आपको क्लियर हो गया होगा सप्लीमेंट्री एंगल किनको बोलेंगे और कंप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं रिलेशन बिटवीन टू एंगल्स। जैसे अगर हमारे पास एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होगा। जब एक्सरसाइज आप बनाएंगे तो ये सब आपको जो है यूज होने वाला है ना। तो अगर किन्हीं दो एंगल को हम लोग एडजेसेंट एंगल कब बोलेंगे, है ना, जिन दो एंगल का सेम वर्टेक्स होना चाहिए, ठीक है, और एक जो है कॉमन आर्म होना चाहिए, ठीक है, तो इन दोनों एंगल्स को आपस में हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। मतलब यहां पर हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि जैसे मान लेते हैं कि आपके पास कोई एक इस टाइप का अगर हमने बना लिया, जो कि आपको फिगर में दिख रहा हो, तो इसमें आप देख सकते हो ये जो वर्टेक्स है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलेंगे। ये हमारे लिए हो गया वर्टेक्स, और ये हमारे लिए हो गया, ये सब आर्म है। तो ये जो आर्म है हमारा, जो ये आर्म आपको दिख रहा है ना, आर्म, ये जो आर्म आपको दिख रहा है, ये जो आर्म है हमारा, ये आर्म जो है ये कॉमन है, ठीक है ना, ये कॉमन आर्म है, इस साइड के लिए और इस साइड के लिए, दोनों के लिए कॉमन आर्म है। तो इफ टू एंगल हैव द सेम वर्टेक्स, इन दोनों एंगल के लिए, एक एंगल जैसे यहां पर लिया गया, आप देख सकते हो एंगल ए है और एंगल बी है, ठीक है, ये दोनों एंगल जो है सेम वर्टेक्स पर है,
और इस पर जो है एक कॉमन आर्म है ना, ये जो आर्म हमने बनाया है ये कॉमन आर्म है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। तो ये आपस में ए एंगल और बी एंगल क्या है, ए एंगल और बी एंगल क्या है, आपस में दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? अगर हम कुछ भी ड्रॉ कर दें इस टाइप का, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे ड्रॉ किए, ऐसे ड्रॉ किए, तो अगर इस वाले का अगर कॉमन, ये अगर कॉमन आर्म हुआ इन दोनों एंगल का, जैसे हम तीनों एंगल ले लिए, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ठीक है ना, तो ए का एडजेसेंट एंगल एंगल बी हुआ, बी का एडजेसेंट एंगल सी हुआ, सी का एडजेसेंट एंगल बी हुआ और बी का एडजेसेंट एंगल ए हुआ। यानी बी का एडजेसेंट एंगल हम इधर से भी बोल सकते हैं, बी तो है, बी पर कॉमन आर्म क्या क्या है, बी पर कॉमन आर्म सी भी, मतलब ये वाला अगर कॉमन आर्म है तो बी का एडजेसेंट एंगल सी हुआ, सी का एडजेसेंट एंगल बी हुआ, ए का एडजेसेंट एंगल बी हुआ, बी का एडजेसेंट एंगल ए हुआ। बात समझ में आ रहा है आपको? ए और सी एडजेसेंट एंगल नहीं होगा, है ना, ए और सी आपस में एडजेसेंट एंगल नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि इन दोनों एंगल का कोई एक कॉमन आर नहीं। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये भी आप छोटे क्लासेस में यूज किए हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, जब दो एंगल का अगर कोई मान लेते हैं एक लाइन है और इस लाइन पर कोई दूसरा लाइन फॉल हो रहा है, तो इस कंडीशन में हमारे पास देख सकते हैं कोई दो एंगल फॉर्म कर गए, जैसे एक एंगल 1 है या एंगल 2, आपको दिख रहा होगा फिगर में। तो जब ये दोनों एंगल को अगर हम लोग ऐड करेंगे, है ना, ये आपस में एडजेसेंट एंगल को जब हम लोग ऐड करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो ये आएगा हमारे पास ऑलवेज क्या आएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल पर बना हुआ है, ये हमारा क्या है, स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट लाइन है ना, तो इस स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ दो एंगल का सम क्या आएगा, ऑलवेज 180 डिग्री ही आएगा। तो इफ टू एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स, है ना, ये दोनों एंगल का सेम वर्टेक्स है, एंड वन कॉमन आर्म, जो कि अभी हम लोग पढ़े थे, बट द आर्म which are not common are making a line, then these are called the linear pair of angles। linear pair of angles कहने का मतलब है कि अगर यहां पर आप देख सकते हैं कि दो एंगल का सम आया, ठीक है ना, अगर ये जैसे मान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन है ये, और इस पर जितने भी अगर हम लोग एंगल, एक और बात समझ लीजिए, अगर ये स्ट्रेट एंगल है और इस पर हम कितना भी लाइन क्यों ना ड्रॉ कर दें, ठीक है, कितना भी लाइन क्यों ना ड्रॉ कर दें, इन सारे एंगल को जब हम ऐड करेंगे 1 2 3 4, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन सब को ऐड करेंगे तो हम लोग के पास क्या मिलेगा, 180 डिग्री ही मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन पर ये जो सम ऑफ एंगल्स है वो क्या मिलेगा, 180 ही डिग्री मिलेगा। यानी एक स्ट्रेट एंगल पर टोटल एंगल चाहे दो एंगल हो या 10 एंगल हो, अगर उसी पर बन रहा है, उसी सेम कॉमन वर्टेक्स पर बन रहा हो, तो इन सारे एंगल का सम क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो ये सब रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे दो अगर आपके पास लाइन हो, है ना, आपस में इंटरसेक्ट करते हो, इंटरसेक्टिंग लाइन आपको समझ में आ रहा होगा, आपस में इंटरसेक्ट इस कॉमन पॉइंट पर हो रहा है, जो दोनों लाइन के लिए है, ये कॉमन पॉइंट है। तो जब ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है किसी कॉमन पॉइंट पर, तो उस कंडीशन में ये चार एंगल फॉर्म कर जाता है, 1 2 3 4। तो ये चार जो एंगल हमारा बना, तो इसमें बोल रहा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होता है। वर्टिकल अपोजिट एंगल कहने का मतलब ये वाला पार्ट एंगल 2 और एंगल 4, ठीक है, और यहां से एंगल 3 और एंगल 1, ये आपस में इक्वल होगा, मतलब एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 का, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 का। तो अभी जो हम लोग लीनियर पेयर पढ़े उससे हम लोग ये चीज प्रूफ कर सकते हैं। तो प्रूफ अगर आपको देखना है तो देखिए यहां पर तुरंत इसका प्रूफ भी हो जाएगा कि दोनों कैसे इक्वल होगा। तो चलिए इस पर प्रूफ करते हैं हम लोग थोड़ा सा, है ना। ये देखिए, जैसे अगर हम लोग यहाँ लाइन ड्रॉ कर ले, दो लाइन अगर हम लोग ड्रॉ कर ले इस प्रकार, सपोज मान लेते हैं एक लाइन है, दूसरा लाइन ये है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं अगर इसको हम लोग नेमिंग दे दें, ये L1 और ये L2 है, तो ये कॉमन वर्टेक्स हो गया, यहाँ पर हाँ कॉमन वर्टेक्स हो गया। तो यहाँ कुछ नेमिंग दे देते हैं एंगल का, जैसे यहाँ पे चार एंगल अभी फॉर्म कर गया, आपको बताएं, ये नंबर मान लेते हैं 1 है, ये मान लेते हैं 2 है, ये देख लीजिए 3 एंगल बना, और ये एंगल क्या बना, 4 बना। तो आप देख सकते हो कि जब लाइन L पर हम लोग वर्क करेंगे, है ना, इस लाइन पर काम करेंगे,
तो इस लाइन पर काम किए तो एंगल है ना, अगर लाइन 1 पर अगर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इस लाइन पर अगर हम काम कर रहे हैं तो आप इधर से भी काम कर सकते हो, इधर से भी काम कर सकते हो। क्या हम एंगल 1 प्लस एंगल, ये देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 4, ये इन दोनों को ऐड करेंगे यहां से लेकर यहां तक, आपको देख सकते हैं ना, ये वाला एंगल को ऐड करेंगे तो अभी हम लोग को पता है कि ये दोनों हम लोग लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 4 का वैल्यू आ जाएगा 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 बना दीजिए, ठीक है। साथ ही साथ अब लाइन 2 ले रहे हैं ना, लाइन 2, अगर इस लाइन 2 पर अगर काम करें तो इस वाले लाइन पे देखो ध्यान से, है ना, यहां से लेकर यहां तक बना दे रहे हैं आपको। यहां पर भी आपको क्या आ जाएगा, ये लीनियर पेयर से ही आएगा। यहां पर आप लिख दीजिए जो 180 डिग्री आया कहां से, तो लीनियर पेयर से, जो कि अभी हम लोग जस्ट पढ़े, है ना। लाइन 2 की बात करें तो ये लाइन 2 में हम लोग ऐड करेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो ये भी आ जाएगा 180 डिग्री। ये इक्वेशन 2 आया। ये भी हमारा क्या है, लीनियर पेयर्स। दो एंगल को अभी हम लोग ऐड किए, कॉमन वर्टेक्स पर है ना, ये कॉमन वर्टेक्स पर है एंगल 1 और एंगल 2, जिसे आपको दिख रहा होगा कि रेड कलर में हमने आपको एंगल को शो करके दिखाया है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 180 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी 180, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, फ्रॉम 1 एंड 2, तो जब दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो ये 180 आरएचएस पार्ट कट गया, है ना। यहां पर आया एंगल 1 प्लस एंगल 4, उसी प्रकार आया एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो दोनों साइड से आप देख सकते हैं एंगल 1 कट गया, तो यहां पर आ गया एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, है ना। एंगल 4 और एंगल 2 मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल हो गया। तो सिमिलरली ये दोनों इक्वल हुआ, तो उसी तरह इक्वेशंस को हम लोग चेंज करके ये दोनों को हम लोग इक्वल कर देंगे, एंगल 1 एंगल 2। जिस प्रकार ये आया एंगल 4 एंगल 2 इक्वल, सिमिलरली आ जाएगा आपके पास एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। तो ये हम लोग वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है ना। तो अब ध्यान में रखिएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है तो इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इस साइड से भी इक्वल होगा और इस साइड से भी इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका प्रूफ भी आपको दिखा दिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, जो कि अभी आपको दिखा है वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल करके। तो यहां पर दोनों लाइन आपस में क्या हो रहा है, जैसे ये एक लाइन है और एक लाइन ये है, ठीक है ना, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, दोनों लाइन क्या हो रहा है, आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है ना इस जगह पर। तो ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब ये लाइन जब कभी भी कहीं भी अगर मान लेते हैं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसको अगर हम आगे तक बढ़ा रहे हैं, सपोज मान लेते हैं, ठीक है, कहीं भी बढ़ा रहे हैं, इसको भी अगर हम बढ़ा रहे हैं, अगर ये आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो उस कंडीशन में ये अगर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है किसी भी छोर, चाहे इस और चाहे इधर, है ना, तो इन दोनों लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन बोलेंगे। हम लोग पढ़े हैं ये, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन। अगर पैरेलल लाइन का डिफिनेशन ही है हम लोग यूक्लिड में पढ़े हैं, टू लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट एनीवेयर, कहीं भी अगर वो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है तो ऐसे दोनों लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, जैसे हम लोग कोई ड्रॉ कर दी ये लाइन, अगर यहां तक दिखा रहे हैं कि कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर कहीं भी आगे जाकर अगर ये इंटरसेक्ट कर जाता है तो इस कंडीशन में ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा, और अगर कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता है तो ये पैरेलल लाइन होगा, है ना। यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट्स में ये आपको डिटेल्स आपको दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपको नेक्स्ट क्या है, पेयर ऑफ एंगल्स एग्जाम्स। तो इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल फॉर्म्ड बाय द दैट रे इज 180 डिग्री। वहां पर क्या था और यहां पर क्या है, लीनियर पेयर में हमारे क्या था कि एक लाइन पर अगर कितने भी लाइन फॉल होते हैं ना, और सारे एंगल को सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। और यहां पर क्या है कि जैसे पेयर ऑफ एंगल्स है ना, अगर दो ही एंगल आपके पास फॉर्म करते हैं, अगर किसी एक लाइन पर दूसरा लाइन फॉल होकर के कोई दो एंगल फॉर्म करते हैं तो हमें पता है इन दोनों ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो 180 डिग्री ही हमेशा बनेगा, ये 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग पेयर ऑफ एंगल्स बोलेंगे। दो एंगल बना, दोनों को सम करेंगे तो 180 डिग्री है। ये कोई खास आप लोगों को पता है पहले से ही,
अब है वर्टिकल अपोजिट एंगल थ्योरम। ठीक है, ये हम लोग शायद अभी कर चुके हैं ना। वर्टिकल अपोजिट एंगल थ्योरम जो है प्रूफ हम वहीं पर कर दिए थे। यानी ये एंगल जो है, ये एंगल देखिए कलर में आपको दिख रहा होगा, ये एंगल इस एंगल, तो इसमें कलर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, तो इसको इरेज कर देते हैं। तो दोनों ग्रीन पार्ट जो है वो इक्वल है, दोनों ये ऑरेंज पार्ट जो है वो इक्वल है। तो इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है तो ये थ्योरम हम लोग पहले ही कर रही है ना, तो इस पर हम लोग डिस्कस और नहीं करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर पूरा एक्सरसाइज डिपेंड कर रहा है, तो इसको आप बढ़िया समझ लीजिए। ऐसे क्लास 8 में भी इसके बारे में आप पढ़े हैं। अगर कोई दो लाइन है ना पैरेलल है, ठीक है, और कोई तीसरा लाइन इस पर अगर ट्रांसवर्सल लाइन जिसको बोलते हैं अगर फॉल हो रहा है, तो इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसके कुछ डिफरेंट जो है रूल्स हैं, डिफरेंट एंगल जो है इक्वल होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग उसका नेमिंग भी इस प्रकार आता है, तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि दो लाइन है ना, पर जब तीसरा लाइन फॉल होता है तो इसकी इंटीरियर पार्ट और एक्सटीरियर पार्ट समझ लीजिए। जैसे ये सब क्या है, दोनों लाइन के अंदर वाला एंगल है ना, पहले आप देख लीजिए ये एंगल है, जैसे ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, तो एंगल 4, ठीक है, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 6, ये सब इंटीरियर एंगल है। साथ ही साथ आप देख सकते हो ये बाहर वाला पार्ट जो है ना, ये दोनों लाइन, ये जो दोनों लाइन था L1 और L2 और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये L1 L2 के बाहर वाला जो डबल टिक हमने लगाया है ना, वो बाहर वाला एंगल है, यानी एंगल 1 2 7 और 8, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल आपको समझ में आ गया। अगर कोई दो लाइन ऐसे, हम लोग अगर दो लाइन ऐसा है, उस पर तीसरा लाइन अगर फॉल होता है, तो इसके इंटीरियर पार्ट, ये सब क्या है, इंटीरियर एंगल है। और ये जो पार्ट है, और ये जो पार्ट है, सपोज मान लेते हैं ये पार्ट, ये पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, जो ब्लैक कलर में आपको दिखाएं ये सब एक्सटीरियर एंगल, जो रेड कलर में आपको दिखाए वो इंटीरियर एंगल है ना। तो जैसा यहाँ नेमिंग दिया है, ये 1 2 7 और 8 ये एक्सटीरियर वाला एंगल हो गया, और ये 3 4 और 5 और 6 ये सब क्या हो गया, इंटीरियर एंगल हो गया। तो ये इस प्रकार जो है सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ये कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल किसको बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको बोलेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल किसको बोलेंगे, और साथ ही साथ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, है ना, ट्रांसवर्सल के सेम साइड का इंटीरियर एंगल क्या होगा। तो इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सॉरी तो यहां हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले अल्टरनेट इंटीरियर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के बारे में जिक्र करते हैं। सबसे पहले क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होता है, एंगल 1 और एंगल 5 को ध्यान से देखिए। ये जो एंगल 1 है और एंगल 5 मतलब सेम साइड का आपका एक बाहर का एंगल और एक अंदर का एंगल, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। तो इसी प्रकार जो एंगल 2 और एंगल 6 यानी एंगल 1 और साथ ही साथ एंगल 5 जो है, ये एंगल साथ ही साथ एंगल 2 और एंगल 6 ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आप एंगल 4 देखिए, ये उसी प्रकार आ जाएगा आपका एंगल 4 के साथ एंगल 8 और एंगल 3 के साथ एंगल 7, एंगल 3 के साथ एंगल 7, है ना। अब ये वाला पार्ट, ये और ये, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाया, ये हमारा कहलाया क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स के लिए क्या होता है, सेम साइड का एक बाहर का एंगल लेना, एक्सटीरियर का और एक इंटीरियर का, याद रखिएगा इस पार्ट को, है ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट का मतलब ही होता है कि एक हम लोग इस ट्रांसवर्सल के इस और आएंगे और इस ट्रांसवर्सल के इस और आएंगे, ठीक है, और अल्टरनेट आएंगे और इंटीरियर में आएंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब आपका यही हुआ कि ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इस और जो है एक हम लोग इस ट्रांसवर्सल के इस और एक आना है और इस ट्रांसवर्सल के इस और आना है, ठीक है ना, और अल्टरनेट आना है ऐसे, ठीक है। तो यहां पर अल्टरनेट एंगल आ जाएगा इंटीरियर के, है ना, ये हो जाएगा एक्सटीरियर, ये हो गया इंटीरियर। अगर हम इंटीरियर की बात करें
जैसा आपको दिख रहा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर की बात करें तो एंगल 4 एंगल 6 आएगा, एंगल 4 एंगल 6, और एंगल 3 और एंगल 5 आएगा, एंगल 3 एंगल 5 आएगा। ठीक है, एंगल 4 के साथ ये दोनों अल्टरनेट हुआ और उसी और ऐसे अल्टरनेट हुआ। ये हो गया जिस प्रकार इंटीरियर हुआ, उसी प्रकार अगर हम एक्सटीरियर की बात करें, अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात करें, तो ये हमारा जो है, ये हमारा एक बाहर का और है ना, ये भी हमारा क्या, वो समय अल्टरनेट इंटीरियर था, ये अल्टरनेट इस बार क्या एक्सटीरियर है, एक ट्रांसवर्सल के इस और ट्रांसवर्सल के इस और, है ना। तो एंगल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के रूप में आएगा एंगल 7 के साथ एंगल 1, और एंगल 2 जो है बाहर का है, एंगल 8 बाहर का, एक इस और एक इस और, तो ये आ जाएगा आपका 2 के साथ एंगल 8। तो आप समझ सकते हो इंटीरियर में ये और एक्सटीरियर में ये। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जैसे ये कब है, कब ये इक्वल पार्ट कब दे रहा है, ये इक्वल याद रखिएगा, है ना, कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाए, L1 और L2 अगर पैरेलल हो जाए तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। अभी हम लोग इक्वल का केस देखेंगे, अगर ये लाइन पैरेलल है तब। और इसका रिवर्स भी आपको ये समझ लेना है कि अगर हम ये बात बोल देते हैं कि यहां पर एंगल 4, जो कि एंगल 4 मान लेते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिखा दिए कि एंगल 4 अगर एंगल 6 के इक्वल है ना, ये वाला पार्ट अगर एंगल है इक्वल है, तो ये दोनों लाइन जो आपको दिख रहा है, लाइन L1 L2 बोलिए, यहाँ नेमिंग दिया हुआ है M और N, तो इस सिचुएशन में आप जान लीजिए कि लाइन L1 जो है पैरेलल हो जाएगा L2 का। अगर इक्वल है तो पैरेलल है, और इसका रिवर्स अगर पैरेलल है तो इक्वल है। ये दोनों बात आप समझ लीजिए। ठीक है, अगर इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगा, अगर लाइन पैरेलल है तो दोनों अल्टरनेट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो जैसा कंडीशन क्वेश्चन में दिया होगा वैसा अप्लाई करेंगे। कभी पैरेलल दिया रहेगा, एंगल को इक्वल दिखाने बोलेगा, तो कभी एंगल इक्वल दिया है तो लाइन को पैरेलल दिखाने बोलेगा, है ना। साथ ही साथ अब हम लोग एक 4th नंबर क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो सेम साइड का मतलब आपको, तो सेम एंगल का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा, सेम साइड का। तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो इंटीरियर एंगल आ जाते हैं, ये इंटीरियर एंगल है और सेम साइड का, तो यूक्लिड का 5th पोस्टुलेट्स में इसके बारे में आप पढ़े हैं, ये सेम साइड का होता है, इधर से भी सेम साइड का इंटीरियर का और इस साइड का भी सेम साइड का। तो 5th पोस्टुलेट्स क्या बोलता था कि अगर सेम साइड का एंगल जो है, इन दोनों एंगल को अगर सम करते हैं, अगर वो 2 राइट एंगल के इक्वल आ जाता है तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, और अगर लेस आता है 180 से कम आता है तो ये दोनों लाइन आगे जाके क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा। और अगर ये ग्रेटर आता है, सेम साइड के एंगल का सम अगर 2 राइट एंगल से ग्रेटर हो जाता है, तो उस साइड में लाइन को अगर आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो कहीं भी आगे जाकर मर्ज नहीं करेगा, यानी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। यही है यूक्लिड का 5th पोस्टुलेट्स। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट हुआ, इस पार्ट के आधार पर ही हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वही चीज यहां पर आपको जो है, जो अभी आपको हम बताएं कि देखिए यहां पर अगर ये पार्ट देखिए, आप देख सकते हैं जैसे ये 62 है ना, ये 62 और ये 62, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। वही चीज आपको बताएं कि ये जो एंगल 62 आप देख रहे हो इंटीरियर का, और ये 62 आपस में दोनों इक्वल एंगल है, तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा कि ये L1 लाइन जो है L2 का पैरेलल हो जाएगा, है ना। और इसका रिवर्स भी आपको बता दिया, अगर लाइन पैरेलल है तो एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो कहीं आपको इस तरह करके निकालने के लिए दिया जाएगा कि बताइए कि ये देखिए 118 और ये अल्टरनेट क्या एक्सटीरियर एंगल है ना, ये दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर है। तो इसके बारे में तो एक्सरसाइज में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे ही, और इससे पहले भी आपको जो है डिस्कस कर चुके हैं इस पर, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये देखिए थ्योरम जो है, आई थिंक हमको लगता है 6-7 में भी आप लोग पढ़े हैं कि अगर किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल को सम करेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये है ट्रायंगल, इसमें 3 एंगल है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी को, तो 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसका भी आप प्रूफ चाहिए तो देख सकते हैं, इसका प्रूफ आपको दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं, इसके लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पार्ट कर लीजिए, है ना, आसानी से प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग जो है ए बी लाइन का एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, इस ए बी लाइन का एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। चलिए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, व्हाइट कलर ही ले लिए, कलर को चेंज करना होगा।
मान लेते हैं बेबी वाइट ही आ रहा है। एक मिनट, 2D शेप में लाइन ले लिए, लाइन का कलर यहाँ पर क्या लिया हुआ है, अच्छा दिखेगा तब तो ये कलर, अच्छा ब्लैक अगर लेते हैं तो दिखेगा क्या, हाँ दिख रहा है। चलिए इसके पैरेलल लाइन हम लोग ले लेते हैं। इसमें तो वाइट ही आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, अच्छा देखते हैं, ये वाइट सिलेक्ट किया हुआ इसलिए आ रहा है। एक मिनट, चलिए ऐसे ही हम लोग इसको देख लेते हैं बाद में क्या हुआ है। लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं, एक्चुअली इससे लेते हैं तो एकदम सीधा लाइन आता, ऐसे आपको पता नहीं चल रहा होगा, ठीक है। चलिए ये एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर लिए, ये लाइन क्या है, ये AB का पैरेलल है तो कुछ भी नाम दे देते हैं, ये PQ मान लेते हैं, दे दी है ना। तो PQ जो लाइन है ये PQ है, ये PQ लाइन हम लोग कंसिडर कर लेंगे, PQ लाइन जो है पैरेलल हम लोग AB कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, ये हम लोग कंसिडर कर लेंगे। तो अगर ये लाइन दोनों पैरेलल हो जाए तो पैरेलल होने से क्या होगा, यहां पर देखिए दो और एंगल हम लोग यहां फॉर्म करेंगे, एक एंगल यहां एक एंगल यहां, ठीक है। तो ये एक लाइन पर जो बना हुआ एंगल कितना हो गया, 3 एंगल हो गया। सपोज मान लेते हैं ये X एंगल बना, ये Y एंगल बना और ये Z एंगल बना, सपोज मान लेते हैं, ठीक है, ये 3 एंगल बना। तो इस हिसाब से जो अभी हम लोग पढ़े हैं, ये तीनों एंगल का सम क्या आएगा, है ना। कंसिडर हम लोग क्या कर लेंगे, आप इस पर जो है थ्योरम जो अब इसको अगर प्रूव करेंगे तो हम लोग ये कंसिडर कर लेंगे कि PQ जो है, अच्छा लिख ही देते हैं आपको, यहाँ कंसिडर अ लाइन, पैरेलल लाइन है ना, कंसिडर अ पैरेलल लाइन PQ पैरेलल क्या AB, ये एक हम लोग जो है पैरेलल लाइन कंसिडर कर लिए, जो PQ जो है पैरेलल हो गया AB का, ठीक है, ये कंसिडर कर लिए। अब जो है हम लोग को पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड है ना, इसका वैल्यू क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा। यहां से साथ ही साथ आपको ये बात ध्यान में रहना चाहिए कि जो है x जो है यही वाला वैल्यू है ना, ये जो x जो है ये x क्या, ये अगर दोनों लाइन पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और अगर इसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन मान ले, ये इस वाले को AC को अगर ट्रांसवर्सल लाइन मान ले, देख लीजिए इस वाले AC को अगर ट्रांसवर्सल लाइन मान ले तो x का ये भी x अल्टरनेट एंगल आ जाएगा, क्योंकि दो लाइन ऐसे जैसे ही हो जाता है पैरेलल होता है, तो पैरेलल तो हम लोग कंसिडर किए, तो उसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। उसी हिसाब से अगर ये यहाँ x नहीं होगा, यहाँ x नहीं होगा, ये हमारा जो अल्टरनेट एंगल हो गया, और ये अगर z है तो ये भी z हो जाएगा, होगा ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल x, ठीक है ना, एंगल x, ये जो है, ये जो x है, एंगल x इक्वल टू जो है यानी PCA, ये देखिए एंगल PCA का वैल्यू जो होगा उतना ही होगा जितना एंगल CAB का होगा, और ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बात समझ में आ रहा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। उसी प्रकार एंगल ये किस कारण से x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्टरनेट एंगल्स, है ना, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। उसी प्रकार एंगल ये QCB, एंगल QCB इक्वल टू एंगल हो जाएगा CBA, एंगल CBA,
ये हो जाएगा हम लोग का z, है ना। ये अगर z है तो ये भी z अल्टरनेट एंगल से, ये सेम चीज है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब हम लोग को देखो ये तीनों एंगल को अगर हम लोग सम करते हैं तो देखिए इसका वैल्यू आया या नहीं आया, क्योंकि हमें तो ये पैरेलल कंसीडर कर लिए और हमें ये प्रूव करना था ना, सॉरी ये हमको प्रूव करना था एंगल x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या था 180 हमको प्रूव करना था। तो ये तो उस समय हम लोग कौन सा लिए थे, स्ट्रेट एंगल से लिए थे। ये वाला पार्ट हम लोग कहां से लिए थे, ये वाला पार्ट हम लोग लिए थे स्ट्रेट एंगल्स, ठीक है। ये वाला पार्ट हम लोग लिए थे, ये जो है ये हम लोग किस हिसाब से लिए थे, ये वाला पार्ट, ये वाला लिए थे हम लोग, सॉरी स्ट्रेट एंगल से लिए थे, है ना। ये स्ट्रेट एंगल से लिए थे, क्योंकि इन तीनों का सम क्या आएगा 180 आएगा। ये स्ट्रेट एंगल था, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल से लिए। अब ये भी तीनों को अगर हम लोग ऐड करें, यानी हम बात करें इन तीनों का सम की बात करें, ठीक है, इन तीनों का सम की बात करें तो आप देख सकते हैं इन तीनों का सम क्या आया, इन तीनों का सम आया एंगल CAB, एंगल CAB प्लस एंगल ABC, एंगल ABC प्लस यहां पर एंगल हो जाएगा BCA, एंगल BCA, ठीक है। इसका एंगल की बात करें तो इसका एंगल क्या आ रहा है, एक आ रहा है। इसका एंगल की बात करें तो ये क्या एंगल दे रहा है, इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। देखिए ये वैल्यू है x, CAB ये वैल्यू क्या है x है, ABC का वैल्यू क्या है y है, और इसका वैल्यू क्या है z। और इन तीनों का वैल्यू हम लोग के पास क्या मिलने जा रहा है, इन तीनों का वैल्यू मिलने जा रहा है 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। तो इस प्रकार आप जो है इसको प्रूव कर सकते हैं। लगे हमको समझाना था, आपको समझा दिए कि अगर एक इसके अबाउट एक पैरेलल लाइन कंसीडर कर लीजिए, अल्टरनेट इक्वल एंगल हो गया, तो ये तो y था ही पहले से, ये वाला एंगल x हो गया और ये वाला एंगल z हो गया। और पहले से एक इक्वेशन हम लोग इसको बना के रखे कि इन तीनों का सम क्या होगा, स्ट्रेट एंगल के अनुसार 180 डिग्री होगा। बस इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 180 डिग्री। तो हमें ये पता हो गया कि एंगल सम प्रॉपर्टी, दैट मीन्स अगर किसी ट्रायंगल में 3 एंगल है तो तीनों एंगल को सम करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा 180 डिग्री आएगा। अब ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिए कि अगर किसी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, आप इससे भी प्रूव कर सकते हैं जो भी हमने प्रूव किया आपको, ठीक है ना। तो कोई भी एक मेथड से आप प्रूव कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ये जो हमारा एक्सटीरियर एंगल, आप कलर में यहां देखिए अच्छा से आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये वाला पार्ट जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है सम अप टू एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, है ना। तो एडजेसेंट एंगल मतलब क्या है, देखिए इसका ये तो अब ये इस एंगल के ये वाला पार्ट क्या होगा, इसको छोड़ करके, इस एंगल को छोड़ करके बाकी दो जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों के सम के बराबर होता है ना। तो यहां से हम लोग बता सकते हैं कि एंगल जो है, एंगल BCD, ये एंगल क्या मिलेगा, इन दोनों एंगल के सम के बराबर, यानी एंगल CAB और प्लस एंगल CBA, है ना, एंगल CBA। तो ये हमारा होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, है ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या हुआ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हुआ कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो सम अप टू, देखिए यहाँ पर लिखा इफ वी प्रोड्यूस एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल देन द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम अप टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। मतलब ये तो हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा इंटीरियर एंगल है, इस इंटीरियर एंगल का अपोजिट का जो एंगल है ना, ये इंटीरियर एंगल हुआ, एक्सटीरियर एंगल है तो ये इंटीरियर एंगल हुआ, इसके अपोजिट का दोनों एंगल का सम वो क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। अगर यहां अगर 120 डिग्री अगर हम लोग कंसीडर कर ले, अगर यहां का वैल्यू अगर 120 डिग्री है ना, थोड़ा सा अगर हम लोग इसको 120 डिग्री अगर हम लोग कंसीडर कर ले, ठीक है, अगर ये 120 डिग्री है तो इन दोनों का सम कुछ भी हो सकता है 120 डिग्री के लिए, इन दोनों एंगल का सम, जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल ही एंगल हो। तो अगर मान लेते ये 80 डिग्री है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 40 डिग्री, इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो जैसा आपको रहता है कोई भी ट्रायंगल हो, उस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है प्रॉपर्टी हमारा सम अप टू, ये देखिए ध्यान से,
सम अप टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, सम अप टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये भी आप लोग जो है क्लास 7 में आई थिंक आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो बच्चे हम लोगों का इंट्रोडक्शन टू लाइंस और एंगल्स का ये पार्ट था, जो कि इस वीडियो में ये एंड हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं हम लोग, और फिर हम लोग लेकर के आएंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। ठीक है, तब तक आप ये छोटी छोटी बातें आपको जो है समझ में आनी चाहिए, ताकि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग बनाएं तो आपको क्लियर समझ में आए। क्योंकि बाई जो भी हम कंडीशन वहां पर हम लोग अप्लाई करेंगे, उसके साइड में उसका रीजन तो हम बताएंगे ही, तो आपको पहले से तैयार रहना है। साथ ही साथ जो है जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, उसको आपको जो है कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। नोट करने के बाद क्या है, आपको समय समय पर क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिए, फिर हम लोग आगे के वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।